हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रीमा, रवि कुमार, अंकुश कुमार, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है हमारे सेशन में। गुड आफ्टरनून हेमा, गुड आफ्टरनून अंजलि त्रिपाठी, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए, आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बढ़िया से पढ़ाई चल रही है सब लोगों की। एक सेकेंड ना, मेरा आवाज म्यूट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, शायद अभी ना हो। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट और अग्रीमेंट। शायद सब्जेक्ट और अग्रीमेंट ये जो टॉपिक है इसका पार्ट सेकंड भी लग सकता है, बिकॉज ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे है इसकी बात करते हैं। राधे 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 राधे। अच्छा, ठीक है, देखो। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। चलिए ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी। ओके, सभी लोग ज्वाइन होते रहेंगे। कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ अंकुश, थैंक्स फॉर आस्किंग। आप कैसे हैं बताएंगे? आप सभी लोग कैसे हैं? ओके, चलो सेशन के स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट और अग्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं। सब्जेक्ट और अग्रीमेंट ये उन टॉपिक में से एक टॉपिक है जो आपको हर साल आपके एग्जाम में ही नहीं, बल्कि जितनी भी आपकी एग्जाम्स होती है इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित, या फिर जो भी एग्जाम्स में इंग्लिश आपको पूछा जाता है, उस हर एग्जाम में इस टॉपिक को पूछा गया हुआ है और पूछा जाएगा। ये एक ऐसा परमानेंट टॉपिक है जो हमेशा साथ निभाने वाला है इंग्लिश इस लैंग्वेज की। जब तक आपको आईबीपीएस टीसीएस पैटर्न, जब भी आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, जैसे यूपीएससी का अलग पैटर्न होता है क्वेश्चंस पूछने का, स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स का अलग पैटर्न होता है, बैंकिंग का अलग पैटर्न है, आईबीपीएस का अलग पैटर्न है, बैंकिंग आईबीपीएस एक ही होता है, एसएससी इज डिफरेंट। तो बेटा हर एक पैटर्न में आपको ये टॉपिक पूछा जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट और अग्रीमेंट। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किए थे वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, राइट। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस a very very important topic, that is subject verb agreement। ये टॉपिक पर आपको फिलर्स के तौर पर प्रश्न पूछते हैं और स्पॉट दी एरर प्रश्न पूछते हैं। मैक्सिमम ये टॉपिक तो होता ही है। अगर आप मुझे पूछो कि चुनिंदा कुछ टॉपिक मैम आपको करवाने हैं सब्जेक्ट और अग्रीमेंट के लिए, तो वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्पॉट दी एरर। वो जो टॉपिक है सब्जेक्ट और अग्रीमेंट। सब्जेक्ट और अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप मैं इसका इंपॉर्टेंस समझा पाई हूँ। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉट द एरर और सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स के थ्रू आपको ये टॉपिक जो है वो पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट और अग्रीमेंट। मैम कुछ होमवर्क दिए, हाँ कुछ होमवर्क दिया था मैंने, आपने किया वो होमवर्क? जवाब दो भाई। राइट, थैंक यू अंकुश याद दिलाने के लिए। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, वो आपने किया है? अगर किया है तो बताओ। बताओ, चलो होमवर्क बताओ। मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको शुड हैव, कुड हैव और माइट हैव, ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, इन स्ट्रक्चर्स को किस तरह से यूज किया जाता है वो आपको देख कर लाना है। इनका एसोसिएशन देखना है, इनका मीनिंग क्या होता है और एग्जाम में इनका यूज कैसे किया जाता है। सॉरी, एग्जाम्पल में किसी भी सेंटेंस में इनका यूज कैसे किया जाता है, इन सारी बातों को मैंने पूछा था। तो किया आप लोगों ने? चलो दे दो, जवाब दे दो भाई। किया क्या? शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव देख कर आए हो? यस नहीं, आप मुझे बताइएगा मीनिंग क्या हुआ फिर।
शुड हैव का मीनिंग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम शुड हैव? चलिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो स्ट्रक्चर होती है शुड हैव। तो शुड हैव ये जो स्ट्रक्चर है ये क्यों यूज करते हैं हम? शुड हैव, शुड का मीनिंग क्या होता है, चाहिए। शुड हैव मतलब कर लेना चाहिए था। आप जब भी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले शुड हैव वर्ब का पहला शुड हैव यूज करते हो, इसका मतलब है समथिंग should be completed before, मतलब पास्ट में कुछ तो पूरा हो जाना चाहिए, ये बताने के लिए आपने शुड हैव प्लस V3 का यूज किया। बट ये बिफोर, ये जो कंटेक्स्ट है ये कंटेक्स्ट है पास्ट का, तो ये जो बताता है ये पास्ट का हाइपोथेटिकल बताता है, पास्ट का इमेजिनेशन बताता है, या फिर पास्ट का पॉसिबिलिटी बताता है कि ये हो जाना चाहिए था। अब जब ये हम कहते हैं कि ये हो जाना चाहिए था, तब हम काइंड ऑफ सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बात समझिएगा कि जब भी हम शुड हैव का यूज कर रहे हैं तो हम या तो पॉसिबिलिटी बताते हैं या तो सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरी बात समझ आई सब लोगों को? हाँ जी बेटा, अंकुश वेरी गुड पास्ट के लिए। चलिए आप लोग भी बताइए बेटा, आप लोग भी बताइए, ठीक है। अब ये आ गई पास्ट की पॉसिबिलिटी। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कुड हैव से। अब यहां अगर मैंने कुड हैव कर दिया, देखो तो कुड हैव क्या बताता है, कुड हैव ये सोल पर्पस उसका होता है पॉसिबिलिटी बताना। ये बताता है एक्शन का इनकम्प्लीशन, इनकम्प्लीट एक्शन हम कुड हैव से बताते हैं। सोचो अगर मैं कहूं आई कुड हैव पास द एग्जाम इफ आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट होल हार्टेडली, अगर मैंने पूरे दिल से प्रिपेयर किया होता इस एग्जाम को लेके तो मैं पास कर चुकी होती। मतलब ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जो पॉसिबिलिटी आप किसी भी एक्शन की इनकम्प्लीटनेस बताने के लिए यूज करते हो। सोचो उसका वो एग्जाम पास कर गया होता, मतलब उसकी एग्जाम पास हुई नहीं है, समझ? हम अभी तक जा चुके होते, मतलब आप अभी तक गए नहीं हो, तो कोई तो एक्शन जो इनकम्प्लीट है उसको आप कुड हैव में बताते हो, ठीक है। और फिर अभी आगे बात करेंगे बेटा माइट हैव। तो शुड हैव क्या है, शुड हैव को लिख दिया, चलो इसको हम क्या करते हैं अभी हटा देते हैं बिल्कुल। अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा कुड हैव को यूज कैसे करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि सारी तीनों भी चीजें साथ में आ जाए। कुड हैव हम क्यों यूज करते हैं, कुड हैव यूज करने के पीछे का मकसद ये होता है कि ध्यान में रखिएगा कुछ तो एक्शन है जो हो जानी चाहिए थी और वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। और माइट हैव ये शेयर पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, ऐसी कोई चीज जो हुई नहीं है उसको इमेजिन कर कर आज बोलना कि यार ऐसा हो जाता तो बढ़िया हो जाता, वो भी इमेजिनेशन भी, पास्ट की इमेजिनेशन भी हम माइट हैव से बताते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यूज कर रही हूँ, आई माइट हैव फॉरगॉटन, मैं शायद भूल गई होंगी, मतलब मैं भूली हूं या नहीं हूं मुझे पता नहीं है, पॉसिबिलिटी है बट कम पॉसिबिलिटी है, और यहां पर इमेजिनेशन है, ठीक है। दूसरी बात, शी कुड हैव, शी कुड हैव, शी कुड हैव she could have taken wrong route if I had not called her, अगर मैंने उसे कॉल नहीं किया होता तो उसने कोई गलत रास्ता ले लिया होता, मतलब ये लिया नहीं है ये ले लिया होता, तो ये कोई एक्शन है जो इनकम्प्लीट है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये पास्ट पॉसिबिलिटी भी हुई, क्या हो सकता था इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट पॉसिबिलिटी भी आती है और इनकम्प्लीट एक्शन भी आ सकते हैं। तो आप ये बात समझेगा बेटा कि ये जो हम यूज कर रहे हैं ना
ये मॉडल ऑक्सिलरीज का एक प्रो वर्जन है। यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज को हैव प्लस V3 के स्ट्रक्चर्स में यूज किए जाते हैं, राइट। श्रद्धा चौहान, अनरियल और स्मॉल पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, स्मॉल नहीं, लिटिल पॉसिबिलिटी, राइट। तो ये अनरियल ही है, सब कुछ क्या है, ये अनरियल। जैसे आप शुड हैव कहोगे तो शुड हैव में क्या दिया जाएगा? अगर मैं कहूँ कि यू शुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड हैव टेक्सटेड मी, आपने मुझे कहा कि मैम आप मुझे कहीं तो दिखे थे, तो मैंने कहा फिर आपने मुझे कॉल करना चाहिए था ना। तो ये क्या है? ये एक मेरा दिया हुआ सुझाव है पास्ट के लिए। अब तो हो चुका वो हो चुका, पर मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि बेटा आपने मुझे कॉल करना चाहिए था, तो कुछ तो कर लेना चाहिए था किसी ने। सजेशन जो कि पास्ट के लिए दिया जाता है, सजेशन ऑफ पास्ट जो दिया जाता है, दैट इज शुड हैव। तो बेटा ये जो तीनों भी स्ट्रक्चर है ना, ये तीनों भी स्ट्रक्चर्स अनरियल होते हैं, इसमें से रियल कोई नहीं होता है। ये सारा अनरियल मतलब क्या होता है? अनरियल मतलब पास्ट। पास्ट जो पास्ट है वो अनरियल है ना, जो प्रेजेंट है वही रियल होता है। फ्यूचर भी रियल नहीं है। रियल क्या होता है? रियल होता है प्रेजेंट। कहते हैं ना प्रेजेंट में रहो, क्यों कहते हैं प्रेजेंट में रहो? क्योंकि प्रेजेंट में ही तो रियलिटी होती है। आप जो पास्ट का सोचते हो ये तो मतलब रियल तो है ही नहीं ना, ये तो आपकी इमेजिनेशन है, या फिर आपके मन के अजम्पशंस होते हैं, हमारे मन के अजम्पशंस होते हैं ना ये सब, कि अच्छा हम ज्यादातर काश में बातें करते हैं पास्ट की, कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा हो गया होता, मैंने ऐसा नहीं बोला होता। ये तो इमेजिनेशन है, ये तो जो बीत गया वो बीत गया, जो रियल है वो अभी है। अभी जो क्या रियल है, अभी आप सेशन अटेंड कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सेशन बढ़िया से चल रहा है, ये स्क्रीन पर आपको ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर दिख रहा है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और आपका पेट भरा हुआ है सब लोगों का, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस ऑल। तो इसको कहते हैं भाई प्रेजेंट में रहा। पेट भरा हुआ रहना ये बहुत बड़ी लग्जरी होती है। हमको लगता है कि हमारे लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, हमको कंप्लेन्स होती है, ये नहीं है, ये चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है, घर पे झगड़े चल रहे हैं, बट बेटा ये सारी लग्जरीज हमारे पास है। हमारे पास लग्जरी है कि हमारी फैमिली है जो कि लड़ रही है भले, बट है। हमारे पास लग्जरी है कि हम पेट भर खाना खा सकते हैं। हमारे पास लग्जरी है कि आपके पास फोन है, लैपटॉप है, आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो। तो ये सारे लग्जरीज ही है। लोग उसको भी लग्जरी मानते हैं, जिनके पास ये नहीं होता है वो भी लग्जरी मानता है। तो जब आप अपने आप प्रेजेंट में आ जाते हो तब अपने आप ग्रेटफुल हो जाते हो। ये बात तो फिलोसॉफी की हो गई, ग्रामर से रिलेशन इसका कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बस मैं आपको समझा रही थी कि अनरियल बातें क्या होती है। अनरियल बातें ये पास्ट होती है, और जो रियल बातें होती है वो होती है प्रेजेंट। समझ गए? चलो थोड़ी सी फिलोसॉफी भी झाड़ दी मैंने, है ना। चलो तो ठीक है, ये तीन चीजें आपको होमवर्क दी थी, बट आपने मुझसे ही होमवर्क करवा दिया, और क्लास के 14 मिनट्स भी इसमें ही चले गए, 10 मिनट्स फिर भी इसमें गए हैं। ठीक है, ओके। कोई बात नहीं, जाने दो अभी। चलो लेट्स डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या होता है भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है? हम बहुत सी बार डिस्कस करते हैं इसको, मैं बहुत टाइम से इसको डिस्कस कर रही हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ऐसा होगा वैसा होगा। फिर एग्जैक्टली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है? देखिए, हम जो डिफरेंट डिफरेंट नाउन यूज करते हैं, हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं, हम जो एडजेक्टिव्स का उपयोग देख रहे हैं, वो सारा जो है ना, वो सारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए तामझाम होता है। क्योंकि आपको प्रोनाउन इस चैप्टर को, अगर अपने प्रोनाउन को सही से गौर किया, तो प्रोनाउन ये जो चैप्टर है, ये प्रोनाउन चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इस चैप्टर से बहुत ज्यादा मेल खाता है। अब जब से ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि मत सेम ही क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट दोनों टॉपिक में पूछे हुए। तो अभी आपको समझ रहा है आपने प्रोनाउन पढ़ा क्यों, है ना? क्यों पढ़ा ये तो समझ आ रहा है? हाँ जी, क्यों पढ़ा? अब क्यों पढ़ा? प्रोनाउन हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अच्छे से और समझने के लिए पढ़ा था। ये होता है इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक। नाउन हमने क्यों पढ़ा था? ताकि हम प्रोनाउन को एक स्टेप बैक दे सके, मतलब प्रोनाउन को स्टार्ट कर सकते, किक स्टार्ट कर सकते। तो प्रोनाउन के बाद हमने वर्ब क्यों पढ़ा? मैं इंटरलिंकिंग बता रही हूँ। वर्ब इसलिए पढ़ा ताकि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाए। तो चलिए करते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब एक वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट मैच द सब्जेक्ट इन नंबर। मतलब जो सब्जेक्ट इन नंबर दिया हुआ है, इन नंबर देना मतलब
सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसको मैच करना चाहिए वर्ब ने जो सेंटेंस में दिया होता है। दिस इज दिस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसको अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो बेटा देखो, इन नंबर वाला सब्जेक्ट क्या होगा, इन नंबर वाला सब्जेक्ट क्या होगा? दैट क्लियरली मीन्स कि जो सेंटेंस में दिया हुआ सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है नंबर में या वो प्लूरल हो सकता है। और उसी प्रकार से जो सेंटेंस में वर्ब होगा जो कि सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, ये वर्ब भी उसी तरह से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। और यही बात हम लोगों को आज के सेशन में सीखनी है, जो कि उससे आधे से ज्यादा बातें तो आप लोगों को पता हो भी चुकी है। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है, ये क्या होता है? ये होता है व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। समझ रहे? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब हमारे दिक्कत कहाँ होती है? हमको दिक्कत होती है कि समझने में कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, या सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वो ऐसा विदाउट एस लगा हुआ होता है, और जब कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसमें एस जो है वो एस लग जाता है। जैसे लुक एट दिस इफ आई से, क्यों हैंग हो गया ऐसा? चलो इसको सेव कर रहे थे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अगर देखो मैंने कहा बॉय इट इज सिंगुलर, मैंने कहा गर्ल इट इज सिंगुलर, मैंने कहा बॉयज इट इज प्लूरल, मैंने कहा गर्ल्स इट इज सिंगुलर। तो ये तो बड़ा सिंपल है। अब बॉयज और गर्ल्स के लिए हम, बॉयज और गर्ल के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो बॉय इज, है ना, तो बॉय इज एंड बॉयज आर। ये बड़ी सिंपल बात है, ये सभी को पता है, ये तो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता होता है। बट आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है डिटरमाइनर्स के रूल्स, आपको पता करना है प्रोनाउन के रूल्स। डिटरमाइनर्स के रूल्स मतलब क्या? देखो कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स है जो कि लग गया किसी सब्जेक्ट के सामने तो वो सिंगुलर प्लूरल बना देंगे। कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है। और कंजंक्शंस होती है जिनको यूज करने के बाद भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, और प्रेपोजिशंस के बाद भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेटा मैं आपको बताती हूँ, कुछ 13 to 14 रूल्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, बस उतने रूल्स कर लो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी सब्जेक्ट और अग्रीमेंट की। खत्म। तो ये जो 4 रूल्स है ना, ये 4 रूल्स को एकदम बढ़िया से देखेंगे बेटा वो कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं जो सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देते हैं, वो कौन से प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाते हैं, वो कौन से कंजंक्शन है और वो कौन से प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो इसको 4 पैरामीटर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, ये हम कैसे समझेंगे? ठीक है, अब मैं ना एकदम बेसिक से समझा रही हूँ, ये मैंने वर्ब में भी समझा दिया था बट स्टिल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो ध्यान दो, अभी बिल्कुल आने वाला जो 1.5 घंटा है ये आपको एकदम ध्यान से फोकस से क्लास सेशन करना है, अटेंड कर। देखो मैं किसी भी मेन वर्ब का अगर बेस फॉर्म यूज करती हूँ तो मेन वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है, और मैं किसी भी मेन वर्ब के एंड में अगर एस या ईएस सफिक्स लगा देती हूं तो वो एक सिंगुलर मेन वर्ब बन जाता है। ये पहला पैरामीटर आप ध्यान में रखिएगा वर्ब का, ये पता है आप लोगों को। जैसे मैंने अगर लिख दिया स्पीक तो ये प्लूरल वर्ब हुआ, बट जब मैं लिखूंगी स्पीक्स स्पीक्स तब ये सिंगुलर हो जाएगा। क्यों? ये रूल ही है। अब क्यों मतलब इसको चैलेंज नहीं कर सकते हम, ये ऐसा है तो है। किसी मेन वर्ब को अगर आपने बेस फॉर्म में लिखा है तो वो प्लूरल होगा, किसी मेन वर्ब को अगर आपने एस लगा दिया तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए, ज्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, मतलब ये भले बेसिक कंफ्यूजन है बट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात कर रहे हैं जिन भी सपोर्टिव वर्ब्स के एंड में एस लगा हुआ है वो सारे सिंगुलर है। हैज, इज, डज सिंगुलर है, परंतु आर, वर, हैव, उसके बाद क्या हुआ?
डू, ये सारे प्लूरल होते हैं, समझ रहे। जिनके एंड में एस दिख जाए ना वो सिंगुलर, एस नहीं है तो वो प्लूरल। पर ये किसके मामले में, ये वर्ब के मामले में। अब हम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सब्जेक्ट में या तो नाउन यूज होगा या तो प्रोनाउन। अब प्रोनाउन तो पता है अपने को क्या सिंगुलर प्लूरल। नाउन का जरा भी आपको पता है, नाउन को अगर एस लग जाए तो नाउन जरा उल्टा होता है, देखे, नाउन को एस लग जाए तो नाउन होते हैं प्लूरल। अब यहां से हमारी कंफ्यूजन होती है। हमको बचपन में सिखाया गया है नाउन के एंड में एस लगा दो वो प्लूरल बन जाएगा। अब वर्ब में मैं सिखा रही हूँ वर्ब के एंड में एस लगा दो वो सिंगुलर बन जाएगा। समझे आप मेरी बात। ये कंफ्यूजन ना हो तो इट वुड बी ग्रेट। अगर नाउन को अपने बेस बनाकर लिखा तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, और वर्ब के साथ ये बिल्कुल उल्टा होता है। वर्ब ये नाउन से विपरीत होता है सिंगुलर और प्लूरल के मामले में। शायद यहां तक आपको क्लियर हो चुका हो सब कुछ, या फिर यहां तक आपको समझ चुकी हो बातें जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी बेटा, ठीक है। अब अच्छा अच्छा, ओके बेटा, देखो अभी आ जाते हैं सामने। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ वैसे वर्ब भी चेंज होता है, फिर चाहे वो सपोर्टिव हो या वो मेन वर्ब हो। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मॉडल ऑक्सिलरीज चेंज नहीं होता है, वो वैसे ही रहेंगे। उनको कोई भी चेंज आपको करने की जरूरत नहीं होती है। वो कैन, कुड, मे, माइट, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो कैन, कुड, मे, माइट ही यूज होंगे, कभी भी उनमें चेंजेस नहीं होता। ये हमने कल ही देखो एग्जाम्पल, वी डिस्कस द G20 समिट्स इन अ ग्रुप। डिस्कस सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है बेटा, ये प्लूरल है। क्यों, बिकॉज यहाँ जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वी, ये भी प्लूरल है, तो डिस्कस भी प्लूरल हुआ। आगे आ जाओ, ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करता है। टॉक्स, ये टॉक्स क्या है, ये टॉक्स है सिंगुलर। क्यों, यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो चुका। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात। यहाँ पर वी प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल हुआ, यहाँ पर ही सिंगुलर था तो टॉक्स भी सिंगुलर हुआ। समझे। आगे देखो, आई वॉन्डर। अब आई तो हमेशा एक्सेप्शन होता है, आई इज एक्सेप्शन। आई के साथ एम और प्लूरल वर्ब्स यूज होता है। ठीक है। आई के साथ एम, भले आई भले ही सिंगुलर है बट इसके साथ सपोर्टिव ऑफ एम और प्लूरल वर्ब्स यूज होते हैं सारे। जैसे आई वॉन्डर, आई वॉन्डर्स कभी नहीं होगा। ही एनक्वायर्ड, अब देखो ये पास्ट में लागू नहीं होता है, ये पास्ट में बिल्कुल जैसा जो पास्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ये वही सारी चीजें। हम जो एस लगाते हैं ये वर्ब के पहले फॉर्म के लिए ही लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म इसके मायने में नहीं आता है। या फिर ये जो सब्जेक्ट और अग्रीमेंट के रूल्स है ये सिंपल पास्ट टेंस के लिए नहीं दिए होते हैं। चलो बढ़िया, समझ रहे हैं। धीरे धीरे एक एक चीज समझेगा, ठीक है, बहुत बेसिक कर रहा है। अब अच्छा, हमको पता है बेटा कि कैसे हम सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। अगर मैंने आपसे एक रूल करवा लिया, जिस रूल में हमको सब्जेक्ट और अग्रीमेंट की स्टार्ट करनी है, तो चल जाएगा आपको, ठीक है। ये रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जब भी आपने सेंटेंस में एक सब्जेक्ट यूज किया तो आप उसके लिए जो वर्ब यूज करोगे वो भी सिंगुलर यूज करोगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज करोगे। बट कभी सेंटेंस में ऐसा होता है कि एंड इस कंजंक्शन को लगाकर आप सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स जोड़ देते हो, तो फिर आप वर्ब क्या यूज करोगे। तो यहां तो पूरा पूरा लॉजिक आप लगा सकते हो। देखो मैंने कहा राम इज माई फ्रेंड, ठीक है, मैंने कहा श्याम इज माई फ्रेंड। अब मैं कहूंगी राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, समझे। तो मतलब हम जब भी एंड को यूज करते हुए दो सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, मतलब दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आप जो वर्ब यूज करोगे वो प्लूरल वर्ब यूज करोगे। क्या है, प्लूरल वर्ब इज यूज व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। सो सी, राम एंड श्याम आर कमिंग, पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, your sister and I are planning a trip, soap and towels are sold together. Am I clear with this? दो सब्जेक्ट को आपने एंड से जोड़ा, प्लूरल बन गए, ठीक है, क्योंकि अभी एक नहीं है दो हो गए इसीलिए। तो यहां तक मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब क्या होता है ना, ये जो रूल मैंने आप लोगों को बता रखा है, इस रूल का एक एक्सेप्शन निकलता है, जहां रूल वहां एक्सेप्शन, समझे। चलो इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है कि ठीक है भाई, ये बात तो हमने मान ली कि आप जब भी दो नामों को जोड़कर, दो सब्जेक्ट्स को जोड़कर एंड का यूज करोगे तो वो प्लूरल बन जाएंगे, ठीक है ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना,
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन नामों को भले दिखते हैं वो दो अलग अलग नाम जिनको एंड से जोड़ा हुआ था, बट वो दो अलग अलग नाम पढ़ने के बावजूद भी हमको समझ में आता है एक ही नाम, हमको समझ में आता है कोई भी एक आइडिया, हमको समझ आती है कोई भी एक चीज, हमको समझ आती है कोई भी एक फूड। तो इस वक्त क्या करें? पढ़ तो रहे हैं हम ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर पढ़ रहा, हमने क्या पढ़ा? ब्रेड एंड बटर फिल इन द ब्लैंक माय फेवरेट डिश। अब मैं क्या लिखूं? इज माय फेवरेट डिश लिखूं, आर माय फेवरेट डिश लिखूं? यही रूल है। ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन कहता है कि जब भी आप, भले ही आपने दो सब्जेक्ट्स को जोड़कर एंड को लिखा है, अगर उन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के बावजूद आपको आइडिया सिंगुलर मिलता है तो आप वर्ब सिंगुलर लगाइए। जैसे देखो बेटा, घोड़ा गाड़ी होती है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी को अंग्रेजी में कहा जाता है हॉर्स एंड कैरियज। अब बेटा इसको पढ़ तो रहे हो आप, हॉर्स और कैरियज, तो क्या घोड़ा अलग होगा और गाड़ी अलग होगी? नहीं, घोड़ा गाड़ी ये एक ऐसा व्हीकल होता है जो व्हीकल हम कहते हैं कि शायद मैंने नहीं निकालना चाहिए ड्राइंग, इसका खराब निकल जाएगा वो, है ना। तो अब देखो, हॉर्स एंड कैरियज फिल इन द ब्लैंक रेडी टू गो। अब देखो, इज रेडी टू गो लिखूं या आर रेडी टू गो लिखूं, ये मेरा सवाल है। इज रेडी टू गो लिखो या आर रेडी टू गो लिखो, ये मेरा सवाल है। क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है अगर इफ ओनली वन आइडिया इज टेकन फ्रॉम प्लूरल नाउन्स जिनको आपने एंड से जोड़ रखा है तो वहां पर आप सिंगुलर वर्ब लिखिए। अगर प्लूरल नाउन है बट बेटा आइडिया उसका सिंगुलर आता है तो वर्ब आप वहां पर सिंगुलर लगाओगे। तो आप दे रहे हो क्या? जवाब दे रहे हो प्लीज? अब देखिए, बहुत से बच्चे मुझे आर बता रहे हैं बट हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं। देखो, हॉर्स एंड कैरियज आर रेडी टू गो, ये गलत होता है, हम लिखेंगे इज रेडी टू गो। इज रेडी टू गो क्यों लिखेंगे? देखिए, देखो मैंने कहा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस क्यों यूज कर रहे हो मैं? वर्ब को एस क्यों लगा रखा है? वर्ब तो सिंगुलर बनाया आपने, ये तो आप प्लूरल कह रहे हो, बट बेटा देखो, स्लो एंड स्टेडी मतलब जो इंसान स्लो है बट स्टेडी है, मतलब परसेवरेंस है, उसमें कंटिन्यूटी है, वो ही रेस जीतता है। तो ये जो भले ही मैं पढ़ रही हूँ दो अलग अलग सब्जेक्ट, बट इन दो सब्जेक्ट से मुझे एक ही आइडिया की प्राप्तिकरण हो रही है, एक ही कल्पना मिल रही है, इसलिए मैं इसको मान रही हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट, और फिर इसीलिए मैंने वो भी यहाँ पर सिंगुलर यूज किया। ठीक है, अब देखो, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। अब देखो, दाल और चावल, अब दाल और चावल कहते हो या दाल चावल कहते हो? आप कहते हो ना दाल चावल मुझे पसंद है, तो दाल चावल मुझे पसंद है, तो दाल एंड चावल ऐसा हम नहीं कहते, हम दाल एंड चावल नहीं कहते, हम कहते हैं दाल चावल। अब उसको अंग्रेजी में कहा जाता है राइस एंड करी। तो अब जब हम राइस एंड करी पढ़ते हैं तो वो अलग अलग डिश नहीं है, वो दोनों मिलाकर एक ही डिश होती है। इतना सोचना होता है आपको। तो जब आप दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए जो एंड से जुड़े हुए हैं आपको आइडिया एक ही मिलता है, वर्ब उसके लिए सिंगुलर लगाओ। जैसे देखो, ब्रेड एंड बटर इज सर्व्ड, आर सर्व्ड नहीं लिखा, इज सर्व्ड लिखा हुआ है। राइस, अब देखो, अब देखो, राइस एंड करी आर कुक्ड इन द मिल। अब देखो बेटा, राइस एंड करी आर कुक्ड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर इज क्यों नहीं लिखा? एग्जैक्टली क्या आएगा? इज आएगा। आर क्यों नहीं? आर आया है, क्यों आया है? क्योंकि बेटा जब दाल और चावल को हम पकाते हैं तो हम उसको अलग अलग पकाते हैं ना, साथ में नहीं खाते वक्त हम साथ में खाते हैं, वैसे तो अलग अलग पकाते हैं। तो फिर पकाने के समय मुझे दो आइडियाज मिल रही है, तो ये दो आइडियाज है, इसलिए दो सब्जेक्ट्स है, इसलिए वो भी यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए ये भी सही है। और देखो, आई परचेस्ड फिश एंड मिल्क
विच आर वेरी एक्सपेंसिव। मैंने फिश और मिल्क परचेस की है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो बेटा फिश और मिल्क ये दोनों भी प्लूरल है इसलिए आर लग रहे हैं, क्योंकि इनका साथ में कोई भी तालमेल नहीं होता। समझे आप मेरी बात? तो बेटा ये रूल जो है ना, ये रूल सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और इस रूल को समझने की कोशिश आप लोगों की मुझे चाहिए, बिकॉज ये रूल कंफ्यूजिंग भी उतना ही है जितना इंपॉर्टेंट है और जितना इजी लग रहा है। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 1। और इसी तरह हम लोगों को सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं है। इतना सादा सोपा नहीं रहेगा अभी बिल्कुल भी। आधी आगे जो चीजें है वो चीजें इतनी सीधी नहीं दिखेंगे जितनी सीधी आपको समझ में आ रही। हाँ, डोसा सांभर चटनी अभी चल रहा है ना, वो सांभर डोसा चटनी। खाना तो खा लियो आप लोग? हाँ जी, डोसा एंड सांभर। मैम दोनों में विटामिन है ना, फिश और मिल्क। ओ, ये बात कर रहे हैं भाई बायोलॉजी स्टूडेंट्स। अंकुश कुमार ये लॉजिक नहीं लगाते। मैं लॉजिक क्या कह रही हूँ आपको? मैं लॉजिक कह रही हूँ कि वो दोनों क्या एक डिश बना रहे हैं? नहीं, आप दूध में फिश में, आपने फिश, कोई फिश खाता है? अगर खाता है तो उनको भी पता है। हाँ, अब जैसे जलेबी फाफड़ा, शुभम यादव, अब देखो मतलब जेठालाल जी याद आ गए हमको। तो जलेबी फाफड़ा जब आप कह रहे हो तो जलेबी और फाफड़ा ये नहीं, ये जो डिश है अब ये अलग अलग है। अब जलेबी और फाफड़ा ये अलग अलग है, ये दो अलग अलग चीजें बनती है, बट अगर उसको सब साथ में खाते हो तुम, तब फिर इसका हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। उसी तरह से दाल और चावल अलग है, बट जब इनको साथ में खाते हो तो उसकी एक डिश बन जाती है। ठीक है, ये बायोलॉजी आपने यूज किया ना, मैं विटामिन है दोनों में, प्रोटीन भी होता है कुछ मात्रा में। हंस रहे हो? अरे आपको समझना है, आपको समझ आ रही है बात, वरना फिर बाद में तो क्या समझाया हमें, कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसा नहीं कहो। सुन के अच्छा लगा मैम, समझ में नहीं आया ऐसा नहीं कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। देखो, इफ इफ आर्टिकल, आर्टिकल फिर चाहे वो द हो, ए हो, या एन आर्टिकल हो, इफ आर्टिकल्स द, ए और एन आर रिपीटेड repeated with multiple subjects given in the sentence, so add plural verb there। ये रूल को मैं समझाऊंगी, पहले लिखवा दिया आपको। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स, कोई भी, अब तीन ही तो आर्टिकल है ना हमारे पास, अगर आर्टिकल्स आपने हर एक सब्जेक्ट के साथ रिपीट किए विथ मल्टीपल सब्जेक्ट्स गिवन इन द सेंटेंस, सेंटेंस में अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स है और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने आर्टिकल्स को रिपीट किया, तो वहां पर वर्ब आप प्लूरल के सेंस में यूज करोगे। दिस इज अगेन अ डिफरेंट रूल। मतलब नॉट लाइक ओनली फूड, ओनली डिशेस, ओनली फूड और ओनली क्विजिन। वी कैन से कि ये एक हर एक ऐसे शब्द के लिए यूज करा जाता है जो कि लगता दो के साथ है बट आता मीनिंग उसका सिंगुलर है। जैसे हॉर्स एंड कैरियज, अब घोड़ा गाड़ी, इसको अंग्रेजी में हॉर्स एंड कैरियज कहते हैं। अब पढ़ते वक्त हमको हॉर्स एंड कैरियज पता चलेगा, बट ये दोनों भी मिलाकर एक ही सब्जेक्ट बन रहा है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं। देखो, एक होता है बुलक कार्ट, अब कार्ट अलग है और बुलक अलग है, तो आप उनके लिए बुलक कार्ट्स को साथ में अगर नहीं लिख रहे तो क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स मानोगे उनको? नहीं मानोगे। तो समझे क्या? तो समझ रहे हो आप कि भाई जब अगर आपके
सेंटेंस में पढ़ने के बाद दो अलग अलग शब्दों से आपको एक ही शब्द है ऐसा पता चल रहा है तो वो सिंगुलर हो गया। बट अगर दो अलग है, जैसे राम और श्याम, ये दो अलग अलग लोग हैं। राम और उसके दोस्त ये अलग अलग है। सीता और गीता ये अलग अलग है ना। अभी मैं जो रूल समझा रही हूँ उसको समझिएगा। रूल कहता है अगर सेंटेंस में मल्टीपल सब्जेक्ट दिए हुए, जैसे देखो मैंने एक सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखे हैं राइटर, सिंगर, डांसर एंड डायरेक्टर। अब देखो जरा, देखो एंड डायरेक्टर। अब मैंने देखो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट लिखा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे चार सब्जेक्ट्स लिखे। अब तुम तो कहोगे कि मैम ये तो मल्टीपल हो गए, तो यहां पक्का आप वर्ब आर यूज करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे राइटर, सिंगर, डांसर, डायरेक्टर आर अवॉर्डेड। ठीक है। अब यहां पर मैंने कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं किया है। अब सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, यहां पर अगर मैंने आर्टिकल द का उपयोग किया और एक ही बार किया, अब मैं सेंटेंस कहूंगी द राइटर, सिंगर, डांसर एंड डायरेक्टर, तो मैं अब वर्ब आर ना यूज करते हुए यूज करूंगी इज अवॉर्डेड, इज अवॉर्डेड। क्यों? मैंने एक ही बार आर्टिकल लिखा है, इसका मतलब होता है कि फिल्म का जो राइटर है, सिंगर है, डांसर है और डायरेक्टर है, ये एक ही व्यक्ति है। इसीलिए मैंने एक ही बार आर्टिकल यूज किया। और अगर मैंने सेंटेंस में हर एक के साथ द आर्टिकल यूज किया होता, हर एक के साथ द यूज किया होता, हर एक के साथ द यूज किया होता, तो फिर उस वक्त वर्ब इज ना लिखते हुए हम आर लिखते थे। ये रूल है। और रूल क्या कहता है, अगर आपने सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स का यूज किया है, ठीक है, यहां तक ठीक है, वो एक से ज्यादा यूज किए हुए सब्जेक्ट, सोचो वो सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल हर सब्जेक्ट के साथ रिपीट होता है, रिपीट होता है तो वर्ब आप प्लूरल लिखोगे, और अगर रिपीट नहीं होता है तो वर्ब आप सिंगुलर लिखोगे। जैसे किसी फिल्म का राइटर, सिंगर, डांसर, डायरेक्टर अगर एक ही है तो मैं वहां पर एक ही बार लिखूंगी द आर्टिकल, और जब मैं एक ही बार द आर्टिकल लिखूंगी तो मैं लिख दूंगी इज। बट ध्यान में रखो, अगर द आर्टिकल रिपीट हो रहा है, जैसे द राइटर, द सिंगर, द डांसर, है ना, एंड द डायरेक्टर। अब मैंने द हर एक नाउन के साथ रिपीट किया, मतलब मुझे समझ रहा है कि राइटर अलग है, सिंगर अलग है, डांसर अलग है, डायरेक्टर अलग है, तो मैं यहाँ पर प्लूरल समझ के आर यूज कर दूंगी। मतलब फिल्म के राइटर को, सिंगर को, डांसर को, डायरेक्टर को अवार्ड किया गया, और फिल्म का राइटर को, सिंगर को, डांसर को, डायरेक्टर को अवार्ड किया गया। हिंदी में तो दोनों का मतलब एक ही निकलता है, बट लिखते वक्त इसको जरा अलग लिखना होता है। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो क्या ये बात समझ रही है बेटा आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई करिएगा ध्यान से और बहुत ही शांति से। गड़बड़ नहीं है हमको, कोई कोई गड़बड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। और सेम हैपेंस विथ पजेसिव एडजेक्टिव्स ऑल्सो। अगर आपने पजेसिव एडजेक्टिव हर वर्ड के साथ रिपीट किया तो वो प्लूरल होता है, और अगर एक ही बार लिखा तो वो सिंगुलर होता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर तरह से आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो। आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन, नाउ आंसर माई क्वेश्चन प्रॉपरली। आई कैन से सेंटेंस में एरर कहाँ है? एक, अ ब्लैक, दो, वाइट ड्रेस, तीन, आर वॉश्ड अवे, आर वॉश्ड अवे, या फिर नन। कोई एरर नहीं, आपको एरर बतानी है। एरर, एरर कहाँ है स्टेटमेंट?
अंकुश कुमार, अंकुश राय, अच्छा 2 अंकुश है क्लास में। शुभम यादव, मोहित दुबे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। यस, तो क्या आएगा बेटा जवाब? जवाब यहाँ पर आर आएगा? बिल्कुल नहीं, तो क्या आएगा? ईज आएगा। ईज क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल आपने एक ही बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपने आर लिखा है इसको हटाकर आप क्या लिखोगे? इज वॉश्ड अवे। तो आपने ये थर्ड ऑप्शन आपका सही था, मतलब थर्ड ऑप्शन में आपकी गलती है। राइट, एब्सोल्युटली। पल्लवी, अंजलि, श्रद्धा, रवि कुमार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आर को हटाकर क्या लिखेंगे? इज लिख देंगे। हाँ जी, चलो। बट अगर अ ब्लैक एंड व्हाइट होता तो, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट होता तो, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट ऐसा होता तो मीनिंग क्या हो जाता कि दो ड्रेसेस है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। समझे मेरी बात? हाँ, ओके। चलो तो फिर ये रूल आप समझ लो। समझ लिया आपने? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट रूल पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोगों को मैंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट को जरा पढ़ के फिर हम उन स्टेटमेंट्स की क्या करेंगे, देखेंगे कि सही है या गलत है। तो आपके पास ये सारे स्टेटमेंट्स है, कितने? 1 2 3 4 5। इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लगता है? चलो जवाब दो बेटा, और जल्दी जल्दी, विच शुड बी क्विक विथ योर आंसर, राइट? ओके, आप जो जवाब दे रहे हो वो दे रहे हो 3। चलो देखते हैं। राम एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, राइट? ओके, दो अलग अलग सब्जेक्ट से एंड से जुड़े हुए, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग जोड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल प्लूरल वर्ब। कोक एंड चिप्स इज माई फेवरेट। अब देखो, इससे कोई डिश नहीं बनता है, आप कोक में चिप्स मिलाकर तो नहीं खाते हो। खाया है किसी ने? नहीं ना? खाया होगा तो बताना मत, ठीक है? नहीं ना? तो फिर कोक एंड चिप्स आर माई फेवरेट चाहिए, तो ये आपका थर्ड जो है ऑप्शन, ये गलत आता है। फोर्थ, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम। आप देखो, आपने माई ये वर्ड एक ही बार लिखा है, किसके सामने? फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रेंड है, मतलब आपका दोस्त है, वही आपके लाइफ का फिलोसोफर है और वही आपका गाइड भी है। किसी एक इंसान को हमने दी हुई ये टाइटल है, एक ही बार यूज होता है, तो इसके लिए जो वर्ब यूज हुई है वो सिंगुलर है। ये भी सही है बिल्कुल। माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर, अब देखो मेरा दोस्त और मेरा भाई ये शायद अलग अलग है, वो दोनों आए हैं, तो हैव कम, तो ये भी प्लूरल है। माने यहाँ पर ये प्लूरल हो चुके हैं, इसलिए वर्ब यहाँ प्लूरल लग रहा है, और यहाँ ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब ऊपर सिंगुलर लगता है, ठीक है? तो ये सारे सारे ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। सो शुभम यादव, बहुत अच्छे। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी बेटा क्या गलती हो रही है पल्लवी? फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं। शुभम, शुभम, शुभम आप जरा सोचो, पॉवर्टी एंड माइजरी ये भले ही साथ में आते हैं पर वो अलग अलग है ना। पॉवर्टी मतलब गरीबी, माइजरी मतलब क्या होती है? कंजूसी होती है। चलो, गुड। हाँ जी बेटा, चलो यहाँ तक क्लियर। अब आगे का रूल है कंजंक्शन वाला रूल, वो भी हम देखेंगे।
ठीक है। अब क्या होता है ना, मैंने आपको कहा था चार चार चीजें बताई थी, डिटरमाइनर, कंजंक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और प्रोनाउन, ऐसे चार चीजों का फर्क पड़ता है इस चैप्टर का। देखो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंजंक्शन वाला सेट। तो पहला कंजंक्शन हमने कर लिया था एंड पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी हो सकता है कुछ मामलों में। आगे पढ़ रहा है कि बेटा ये जो कंजंक्शन है कौन से, एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, बट, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट, नो लेस देन। अगर इन कंजंक्शंस का उपयोग करके आपने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, तो जो आप सेंटेंस में वर्ब का यूज करने वाले हो उस वर्ब को आप फर्स्ट सब्जेक्ट बतौर यूज करिएगा। ये ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर मैंने यूज किया राम एज वेल एज हीज फ्रेंड्स, तो मेरे पास अभी दो ऑप्शन होते हैं, मैं ईज लगा दूं या आर लगा दूं। आर लगाऊंगी तो प्लूरल हो जाएगा, अच्छा राम के लिए यूज करना है तो ईज, तो यहाँ पर जवाब आएगा ईज। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है चीजें। यहाँ पर क्या है, अगर अपने कंजंक्शंस ये सारे यूज किए और इन कंजंक्शंस को यूज किया, आपने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, तो जो आप वर्ब आप लिखोगे वो वर्ब आप पहले सब्जेक्ट के अनुसार लिखोगे। जैसे एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। बट पता है आपको, एक्सेप्ट पता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पता है। देखिए बट और नन बट में डिफरेंस है। नन बट ये डिफरेंस होता है और बट ये डिफरेंट होता है। जैसे मैं कहूं कि ऑल माई फ्रेंड्स बट रवि, रवि वॉज इन्वाइटेड, तो यहां पर मेरे दोस्त पर रवि इन्वाइटेड नहीं था, मतलब बट मतलब परंतु, अपोजिट बताने की कोशिश करता है। और नन बट मतलब कोई नहीं पर ये, ऐसा मीनिंग होता है। तो ये दोनों भी टर्म्स अलग अलग है, ध्यान में रखिए। यहाँ पर सिर्फ बट की बात होती है, बट, नथिंग, नहीं नथिंग बट, बट और नथिंग बट, ओके नन बट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, इन सारे कंजंक्शंस का उपयोग करके अगर आपने स्टेटमेंट यूज किए और उसमें दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, तो जो वर्ब आपका आना चाहिए वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आना चाहिए, मतलब इन कंजंक्शंस के पहले जो लगेगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास ना एक एग्जांपल है, पहले इतने से एग्जांपल पढ़ लो, फिर मैं लास्ट पहले वाला करवाऊंगा। देखो, ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट सारा आर प्रेजेंट। अब देखो मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है सारे मेंबर्स एक्सेप्ट सारा, मतलब सारा को छोड़कर सारे मेंबर्स प्रेजेंट है। तो बेटा पहला सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है ऑल मेंबर्स, और द सेकेंड सब्जेक्ट इज सारा, दैट इज सिंगुलर। ठीक है, आप वो अब यूज करोगे यहाँ प्लूरल। पीपल लाइक हिम मेक द वर्क प्लेस एंजॉयबल, लोग उसके तरह जो लोग हैं वो वर्क प्लेस एंजॉयबल बनाते हैं। तो उसके तरह लोग, अब लाइक इस वर्ड से पहले आपने पीपल यूज किया, ठीक है, पीपल यूज किया तो आपने जो वर्ब लिखना है वो प्लूरल लिखना है, लिख दिया प्लूरल, हाँ जी। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, टीचर है सिंगुलर, एज वेल एज के बाद आता है प्लूरल, तो अब वर्ब यूज करोगे सिंगुलर, क्यों, फर्स्ट सब्जेक्ट हिसाब से। देन द सिंगर अलोंग विथ हर बैंड, अब बैंड ये भी सिंगुलर ही है और सिंगल भी सिंगुलर ही है, तो आपका कोई, तो फिर वहां पर तो कोई इशू ही नहीं है, आप सिंगुलर वर्ब लिख लोगे। देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। आपको देखना है बस फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट के बाद आपको नहीं, मतलब सेकेंड सब्जेक्ट शुडंट बी कंसिडर्ड हियर, पल्लवी। कौन से मामले में, अगर कंजंक्शन एज वेल एज, अलोंग विथ, क्यों, क्या लॉजिक क्या है, देखो जब हम किसी सेंटेंस में एज वेल एज इस कंजंक्शन का यूज करते हैं तो हम कहते हैं राम एज वेल एज सीता, तो मुख्य सब्जेक्ट राम है, एज वेल एज से जोड़ा जाए तो पहला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। Same happens with along with, same happens with in addition to, same happens with accompanied with, same happens with like unlike, same happens with nothing but, same happens with but, समझ रहे हो, except besides।
आप जब भी इन कंजंक्शंस का यूज करोगे तो पहला सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रोमिनेंट बन जाता है, इसीलिए उसी को कंसिडर किया जाता है, सेकेंड को नहीं। अब इधर देखो, इन एडिशन टू स्किल्स है डेडिकेशन, मतलब उसके स्किल्स के साथ साथ उसका डेडिकेशन भी उसको वैल्यूएबल टीम मेंबर बनाता है। अब देखो ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा होना चाहिए था, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होती थी। ये स्टेटमेंट है हिज डेडिकेशन इन एडिशन टू हिज स्किल्स, ये स्टेटमेंट ऐसा है। तो आपको कंफ्यूजन हो रही है कि वर्ब यहाँ पर सिंगुलर क्यों है, तो वर्ब यहाँ सिंगुलर क्यों है, क्योंकि हिज डेडिकेशन ही हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट बनता है। देखो इन एडिशन टू के बाद ये ही स्किल्स लिख रहा है, मतलब ये तो सेकंड हुआ और ये हमारा फर्स्ट हुआ। हाँ जी, चलो गुड। तो बेटा ये रूल ध्यान में रखिएगा, ये सारे कंजंक्शंस आप अपने जहन में रखिए। आगे बात हम कर रहे हैं, पर उससे पहले एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कौन से सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट अग्री करेक्टली विद द वर्ब, चलो बताओ। समझे? अच्छा कोई दो तीन दो ऐसे नहीं ना, सब लोग साथ में जवाब दो, एक जवाब होना चाहिए सबका, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा मैं मान लेती हूँ हमेशा। अब ठीक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर, देखते हैं। देखो कह रहे हैं कैट अनलाइक डॉग्स हैज सॉफ्ट पॉज, कैट इज सिंगुलर, डॉग्स इज प्लूरल, अनलाइक लाइक इससे जोड़ा हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पर प्लूरल है तो ये गया। इज हैविंग हम नहीं लिखते, हैव इस वर्ड को कभी भी प्लूरल नहीं लिखते। पोजीशन हम कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं दिखाते, ये जरा लॉजिक लगाइए। द कैट अनलाइक डॉग्स हैड नहीं, यूनिवर्सल फैक्ट है कि होते ही है सॉफ्ट पॉज, तो ये आप पास्ट में लिखोगे, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। तो बेटा श्रद्धा चौहान बहुत अच्छे, रवि कुमार बहुत अच्छे, अंकुश राय बहुत अच्छे, शुभम पल्लवी बहुत अच्छे, बाकी स्टूडेंट्स का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। वैष्णवी तिवारी बहुत अच्छे, बाकी स्टूडेंट्स ने गलती की है। तो आपको समझा क्या है, समझाया गया है लाइक और अनलाइक से अगर आप दो सब्जेक्ट जोड़ते हो, फर्स्ट सब्जेक्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल एडिंग वर्ब। फर्स्ट सही है, सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल वर्ब लिखा है, प्लूरल नहीं करेंगे हम। उसके बाद कैट और अनलाइक डॉग्स इज हैविंग पोजीशन की कंटिन्यूस नहीं दिखाई जाती, पोजीशन को हम कंटिन्यू करके दिखा सकते हैं क्या, मतलब ये भले ही हमारा सब्जेक्ट और अग्रीमेंट का कोई रूल नहीं है, बट स्टिल सोचो ना जरा। और कैट अनलॉ, अब ये अब देखो ये तो होते ही है ऐसा कहना है, तो आपको पास्ट नहीं बताना है, ये पास्ट हो गया इसलिए फिर इसको हमने गलत किया। समझ रहे बेटा? तो 4 तो किसी का जवाब नहीं है, 3 वाले बच्चों ने समझ लो एक बार। अंकुश कुमार बेटा पोजीशन हम कंटिन्यूस में नहीं दिखाते, कैट अनलाइक डॉग्स इज हैविंग सॉफ्ट पॉज नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट रूल, जो रूल समझने की कोशिश करेंगे। देखो
कंजंक्शन का रूल है रूल नंबर 2, मतलब कंजंक्शन की कैटेगरी में रूल नंबर 2 कहता है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपने नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नॉर, नन बट, देखो नथिंग बट की बात नहीं हो रही, अब नन बट की बात हो रही, समझ रहे? जब भी नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर या नन बट, इन कंजंक्शंस का यूज करके आप दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन करोगे, तो जो वर्ब आप यूज करोगे वो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अग्री होना चाहिए। नियरेस्ट माने क्या? सेकेंड सब्जेक्ट। देखो बेटा, एक बात मैं क्लैरिफाई कर रही हूं, जो टेस्ट आपको मिला, आपको टेस्ट मिल चुका है क्या? मुझे जवाब दीजिए एक बार। टीम ने टेस्ट आपको अपलोड कर दिया है क्या? एक बार बता दीजिएगा बेटा। हेलो। हाँ जी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज आंसर। अच्छा 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 अच्छा, तो आपने टेस्ट सॉल्व किया? अब दिक्कत ऐसी हो गई है ना कि मेरे मुझसे ही गलती हुई है। वो सब्जेक्ट और अग्रीमेंट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पिछले हफ्ते ही जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ हमने एक पार्ट ऐड किया और मेरी एक छुट्टी हुई, तो इसी कारणवश पिछले हफ्ते हम सब्जेक्ट और अग्रीमेंट नहीं ले पाए। तो उसी वजह से पिछले हफ्ते के टेस्ट में सब्जेक्ट और अग्रीमेंट ये टॉपिक आपको मिलेगा। हाँ जी, तो जो मैंने आपको टेस्ट पिछले हफ्ते भिजवाई थी, उसका टेस्ट का सोल्यूशन मैंने आज टीम को दे दिया है, तो वो टेस्ट का सोल्यूशन अभी तक अपलोड हो गया होगा, तो उस सोल्यूशन में आप ये सारी चीजें देख लेना। मैंने टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं, समझ रहे क्या आप लोग? हाँ, वो मतलब ऐसा हुआ कि वो मैंने जो क्वेश्चन दे दिए थे सब्जेक्ट और अग्रीमेंट वगैरह, ये क्वेश्चंस पहले ही दे दिए थे हफ्ते की शुरुआत में। मैं सोचा था कि जैसे ये खत्म हो जाएगा, बट वो एक हफ्ते में नहीं हुई ये सारी चीजें, इसीलिए फिर हम लोग इस हफ्ते में आपको सब्जेक्ट और अग्रीमेंट पढ़ने मिल जाएगा। तो ये बस आप ख्याल रखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया। हाँ जी, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तो यही टेस्ट में भी ये आपको नन बट आया होगा टेस्ट में। आप देखो, नन बट के बाद बॉयज था, नन बट ऑल द बॉयज ऐसा कुछ था, तो वर्ब हमने प्लूरल लिखा था। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी सेंटेंस में ऐसे कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, तो जो भी सेकंड सब्जेक्ट होगा, मतलब वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आप वर्ब उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। जैसे नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, तो मैनेजर इज सिंगुलर, एम्प्लॉइज तो प्लूरल है, वर्ब आप क्या लगाओगे? प्लूरल लगाओगे। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, स्टूडेंट्स प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है, वर्ब देखो आपने सिंगुलर लगाया। शी डिडंट लाइक द मूवी नॉर शी डिड, नॉर डिड शी एंजॉय द बुक। अब बहुत सी बार हम क्या करते हैं, नॉर के बाद सपोर्टिव वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो कोई वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ वो चीज नहीं आ रही है। नन बट द ब्रेवेस्ट, अब देखो द ब्रेवेस्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं? मैंने आपको नाउन में ये रूल समझाया था क्या, कि बेटा दी आर्टिकल के बाद हम बहुत सी बार एडजेक्टिव को ही नाउन बनाकर लिख देते हैं, समझाया था। मैंने समझाया था क्या? जवाब दीजिएगा। जैसे हम, मैंने ये करवाया होगा आपसे कि बेटा द रिच हम लिखते हैं इंस्टेड ऑफ रिच पीपल, मीनिंग उसका वही होगा, बट हम द रिच लिखते हैं। मतलब हम बहुत सी बार सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव होते हैं उनको नाउन बनाकर लिखते हैं, तो यहां पर भी वही है। कहा क्या कहा है? कोई नहीं, बट जो ब्रेवेस्ट होते हैं, ब्रेवेस्ट माने ऐसे लोग जो बहुत ही शौर्यताए हैं उनमें, तो बहुत ही शौर्य जो लोग होंगे, द ब्रेवेस्ट, ये एक प्लूरल टर्म है, और इसलिए इसके लिए जो वर्ब यूज होता है वो भी प्लूरल है। डेयर टू एंटर द केव, करवाया था। हाँ ठीक है, ओके। डेयर्स नहीं आ रहा है यहां पर, क्या आ रहा है? ओनली डेयर। चलो अभी यहां तक हो गया, क्लियर हुई बात?
किसको समझ नहीं आ रही है वो लोग मुझे पूछेंगे, एक बार जवाब पूछ लो, सॉरी सवाल पूछ लो अपने अपने। ओके, अभी आगे डिस्कस करें रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है पहले देखो। अब हम बात करेंगे डिटरमाइनर्स की, डिटरमाइनर्स की बात करेंगे। डिटरमाइनर ईच, एवरी, everyone, someone, nobody, none, one, many, many a और more than one, अगर इन प्रोनाउन का उपयोग करके या इनका इन डिटरमाइनर्स का उपयोग करके अगर आपने सेंटेंस को स्टार्ट किया हो, मतलब अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट्स बनाकर ये सारे वर्ड्स लिखे गए हो, तो जो वर्ब लिखोगे आप सेंटेंस में वो सिंगुलर ही होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएंगे और इनके लिए जो भी नाउन आप यूज करोगे वो भी सिंगुलर आएंगे। जैसे एवरीवन इज बिजी इन हिज लाइफ आएगा, इन देयर लाइफ नहीं आएगा। ये गलती हम ज्यादातर एवरीवन के साथ करते हैं, जो कि आप ना करें। समवन इज कॉलिंग यू, ये इज सही है यहाँ पर लगता है। बहुत सी बार गलती करते हैं मेनी इस शब्द के साथ, हमको लगता है मेनी ये प्लूरल बताता है। जी ठीक है, मेनी प्लूरल बताता है, बट जब आप मेनी इस वर्ड के बाद ए आर्टिकल लिखते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। मेनी ए, मेनी अ, तो वो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, जब हम मोर देन वन कहते हैं सेंटेंस में, तब हमें सिंगुलर को ही पॉइंट करना होता है जब हम मोर देन वन कहेंगे। मैं उस वक्त की बात कर रही हूं जब आप किसी भी सेंटेंस में मोर देन वन का उपयोग करोगे तो आपको पॉइंट सिंगुलर को ही करना है। आपको पॉइंट सिंगुलर को ही करना है। एनी, वन, नोबडी, नन, ये सारे सिंगुलर होते हैं, ये बात समझेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ सकती है। जैसे देखो, ईच स्टूडेंट हैज कम, सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। ईच का मीनिंग होता है हर एक। अब आप कहोगे मैम हर एक तो प्लूरल होगा, तो बेटा देखो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं। एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में 10 मेंबर है, मैं कह रही हूं हर एक। अब जब मैं हर एक कहती हूँ ना, तो हर एक मतलब सिंगुलर काउंट करना होता है। भले ही मैं 10 के 10 को काउंट कर रही हूँ, बट एक एक करके, तो इसलिए इसका मीनिंग निकलता है हर एक। अब ईच स्टूडेंट हैव कम नहीं, हैज कम। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब आप कहोगे मैम ईच बॉय सिंगुलर होता है, ईच गर्ल सिंगुलर होते हैं, दोनों को मिला दिया प्लूरल बना दो, नहीं। सेंटेंस की स्टार्ट ईच से हो रही है, आप एक एक करके बता रहे हो। ईच स्टूडेंट, कैसे भी हो आपको सेंटेंस की शुरुआत में दिख जाए प्लूरल सिंगुलर। वन मस्ट टॉलरेट, आप देखो वन की बात करते हैं, वन मैंने आपसे कहा था वन ये जो प्रोनाउन है ये सेंटेंस में अगर यूज होता है सिंगल हैंडेडली, वन कोई एक के मीनिंग से, तब आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे और वंस ये प्रोनाउन लिखोगे, हीज या हर। जैसे वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी, यहां हीज अगर लिखा होता तो गलत होता। ठीक है, मेनी अ स्टूडेंट, अब देखो मेनी अ लिखा हुआ है, मेनी अ से सिंगुलर हो गया, बट वहां पर अगर मेनी होता और मेनी के बाद डायरेक्टली कोई नाउन है तो उसको प्लूरल होना होता है, मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, हैज नॉट नहीं, यहां पर आएगा हैव नॉट, कब, जो कि प्लूरल ही है स्टिल। डन, डन, हीज और हर नहीं आएगा, वहां पर देयर आएगा, कब, कौन सी कंडीशन में, अगर मेनी अ नहीं है, सिर्फ मेनी लगा हुआ है। जैसे मेनी अ है तो ये सिंगुलर बन जाएगा, सिर्फ मेनी है तो प्लूरल बन जाएगा, या फिर अ मेनी है तो भी प्लूरल बन जाएगा। तो देखो मेनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन हीज या हर होमवर्क, मेनी स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क। क्या ये बात समझ रही है आप लोगों को। अब जहां मेनी लगाते हो उसके भी 3 रूप होते हैं, अ मेनी, मेनी अ, और अ ग्रेट मेनी या गुड मेनी। सो व्हेन आई से मेनी अ मैन तो सिंगुलर, मेनी मेन प्लूरल, अ ग्रेट मेनी मेन, अ गुड मेनी मेन प्लूरल। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोर देन वन की। मोर देन वन की बात हुई है यहां पर नहीं।
अगर मैं कहूं कि मोर देन वन स्टूडेंट, तो बेटा मैंने जो वर्ब इसके साथ यूज करना है, अचीव्ड गुड स्कोर, तो मैं यहां हैज लिखूं या हैव लिखूं? अब आपको लगता है कि मैम जब हम मोर देन वन पढ़ते हैं तो मीनिंग तो एक से एक का निकलता है वहां पर, ऐसा होगा नहीं होगा? आप ऐसा कहोगे ना कि मैम जब हम मोर देन वन पढ़ते हैं ना तो मीनिंग वहां सिंगुलर नहीं निकलता है, प्लूरल निकलता है, क्योंकि मैं जब कहूंगी मोर देन वन तो वो प्लूरल बन जाएगा ना। तो बेटा भले ही प्लूरल बन जाएगा बट उसका मीनिंग जो है वो सिंगुलर निकलता है। आपको बताना है एक से ज्यादा स्टूडेंट, मतलब बताना किसी एक स्टूडेंट के बारे में ही है, तो फिर इसीलिए आप वर्ब वहां पर सिंगुलर यूज करोगे, प्लूरल नहीं। ठीक है, ओके। बट जब ये ऐसा हो, कैसा, मोर के बाद नाउन दिया हो, थोड़ा इसको ना मैं बढ़िया से लिखने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ जाए। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अलग पेज पर लिखने की कोशिश करती हूँ। कोई ब्लैंक पेज नहीं है क्या यार हमारे पास? ब्लैंक पेज होना तो चाहिए था। हाँ जी, है। देखो 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 देखो, मैं बिल्कुल लिख देती हूँ। अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में मोर देन वन लिखा हो और उसके बाद अगर कोई नाउन लिखा हो तो इस डिटरमाइनर से क्या हो जाता है ना बेटा, ये जो नाउन है ये सिंगुलर साउंड करता है। अब ये दोनों सेट ही सिंगुलर बन गया तो इसके लिए जो वर्ब आप यूज करोगे वो भी सिंगुलर यूज करोगे, हाँ या ना? ठीक है। बट अगर ऐसा होगा, मोर आपने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद आपने नाउन लिखा, तो फिर क्या होता है ना, मोर इस डिटरमाइनर को हम प्लूरल डिटरमाइनर समझते हैं। तो जो प्लूरल है नाउन है आपका वो प्लूरल हो जाएगा, और फिर अगर उसके बाद आप देन वन लिखो तो आपका जो वर्ब होगा वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स विल बी गिवन हियर, राइट? अगर मैं कहूं कि मोर देन वन रूम इज ऑक्यूपाइड, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा रूम ऑक्यूपाइड है, तो किसी एक रूम का ही डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये हुआ आपका पहला। और जो दूसरा रूल है उसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल कहेंगे मोर रूम्स देन वन, तो अभी ये चक्कर चेंज हो जाएगा। मोर रूम्स देन वन, यहां आएगा आर ऑक्यूपाइड। एवरीवन इज सिंगुलर बेटा, पल्लवी। इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश होनी चाहिए। समझे क्या बेटा? ये समझ में आया क्या, मुझे बता दो एक बार। समझने की बात नहीं है, ये सारे रूल्स है, ये रूल्स आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि मोर देन वन के बाद अगर आप वर्ब नाउन लिखोगे तो वो सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। बट मोर के बाद अगर आपने नाउन लिखा तो वो प्लूरल होगा, और देन वन के बाद जो वर्ब यूज होगा वो भी प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं, सॉरी। हाँ जी, हेलो, प्लीज जवाब दीजिएगा। तो ये सारी बातों का आप लोग प्लीज ध्यान में रखिए। एवरीवन के साथ हम एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, एवरीवन लग जाए तो हम स्टेटमेंट में क्या यूज करते हैं देखिएगा। एवरीवन के साथ हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, बट हमने मतलब हमें लगता है कि प्लूरल यूज होना चाहिए बट सिंगुलर होता है। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वन ऑफ द गर्ल्स फिल इन द ब्लैंक माइक। अच्छा एक मिनट एक मिनट, ऑफ द की रचना नहीं हुई ना हमारी, चलो वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने ही है। ठीक है, रुक जाइए जरा, रुक जाइए। ठीक है, अब रूल जो है ना वो रूल क्या समझेंगे, देखो रूल क्या समझेंगे।
रूल कहता है ठीक है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में एवरीवन, ईच वन, एवरी, ईच, या हम कहेंगे एनी वन, ऐसे वर्ड्स आ जाए तो हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, ठीक है। बट बट एक रूल होता है, रूल समझते हैं, रूल ऑफ द। अब रूल ऑफ द क्या होता है ये समझने की कोशिश करिएगा। देखो क्या होता है ना, बहुत से बार सेंटेंस में ईच, एवरी, वन इन शब्दों के बाद आपको ऑफ द की स्ट्रक्चर लिखती है। क्या कह रहे, इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच, एवरी, वन एक्सेट्रा, द नाउन एंड प्रोनाउन दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑफ विल बी इन प्लूरल फॉर्म। चलो वो छोड़ दो, देखो इधर, अगर मैंने किसी स्टेटमेंट में ऑफ द यूज किया है और ऑफ द से पहले एक सब्जेक्ट को यूज किया है और ऑफ द के बाद एक और नाउन यूज किया है, तो अभी क्या होता है ना, हमें होता है कंफ्यूजन। कैसा कंफ्यूजन होता है, जब हम सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं तो हमें वो कंफ्यूजन होता है कि अभी मैं क्या यूज करूं यार, यहां पर सब्जेक्ट दिख रहा है, यहां पर नाउन दिख रहा है, यहां पर वर्ब दिख रहा है। तो बेटा हमारा रूल क्या कहता है, यहां कंफ्यूज ना होते हुए सोचो जरा। रूल रूल कहता है जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। चाहे बीच में कुछ आ जाए, पहाड़ आ जाए बीच में, आपने नहीं सोचना है, आपने सोचना है सब्जेक्ट जो होगा वही मेरा वर्ब होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। जैसे सोचो, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑफ द के बाद हम हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते हैं, क्यों? इसका रीजन होता है ऑफ द हमेशा सिलेक्शन बताता है, चॉइस बताता है। किसकी चॉइस बताता है ये चॉइस बताता है एक ग्रुप में से किसी की, तो वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे मैं लिख सकती हूँ बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, बोथ मतलब दोनों हो गए। मैं लिखूंगी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मतलब स्टूडेंट्स में से एक हो गया। तो मैंने लिख दिया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच मतलब एक हो गया, सिंगुलर हुआ। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा आएगा, स्टूडेंट्स इज स्मार्ट, आर स्मार्ट नहीं लिखा। ईच लिखने के साथ हमने ये ध्यान में रखा है कि मेरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो था ईच, और दैट विल ओनली डिसाइड मेरे सेंटेंस का वर्ब, कोई और बीच की बात नहीं। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई जान पहचान वाले। मेरे बच्चे के जीवन का डिसीजन मैं खुद लेने वाला हूं या मैं खुद लूंगी। हाँ जी, ऐसा माँ बाप सोचते हैं। तो माँ बाप के हिसाब से ही बच्चों को चेंज होना पड़ता है, या फिर होते हैं बच्चे चेंज, या फिर माँ बाप के हिसाब से हम लोगों को चेंज करने की कोशिश करवाई जाती है। तो हमारे माँ बाप है सब्जेक्ट और हम है उनके वर्ब। और यहाँ पर जो रिश्तेदार है, पेरेंट रिश्तेदार है, कजिन है, आपके जो मैटरनल से पैटर्नल से, वो मैटर नहीं करते, मैटर करेंगे सिर्फ माँ बाप और आप। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सिंगुलर है, तो वो भी यहाँ सिंगुलर होगा, चाहे बीच का मैटर आप कुछ भी करो। अब देखो देखो, अगर मैंने ये ईच को हटा दिया, सोचो जरा, अगर मैंने इस ईच को हटा दिया और इस ईच को हटाकर मैंने लिखा ऑल, ये वर्ड, अब ऑल क्या होता है, ऑल प्लूरल होता है। ऑल प्लूरल होता है, इसलिए वो भी यहाँ पर क्या यूज होगा बेटा, प्लूरल होगा। मैं कहूंगी ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, ठीक है। मैंने दोबारा ऑल हटा दिया और ऑल की जगह वन लिख दिया। अब मैं कहूंगी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आर हटाकर मैं फिर से सिंगुलर बन जाऊंगी, इज स्मार्ट। समझे या नहीं समझे? तो ये है आपका रूल ऑफ द, कि भाई देखो रूल ऑफ द में क्या होता है, ऑफ द से पहले जो सब्जेक्ट यूज होगा वही ओरिजिनल सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करोगे। क्योंकि ऑफ द के बाद तो हमेशा प्लूरल यूज होता है। आप कंफ्यूज होते हो, आपको क्या लगता है ये जो प्लूरल है यही वर्ब को डिसाइड करेगा, नहीं, ये आपके रिश्तेदार है, आपके पापा है, ये आपके पापा ही डिसाइड करेंगे आप करियर में क्या करो। ऐसा होता है नहीं होता है? भले ये सोसाइटी का बहुत ही गलत कंडीशन है कि सिर्फ पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे, हम लोगों को डिसीजन मेकिंग का कोई भी अधिकार नहीं है, होता है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए इसको, समझे? हाँ जी। तो अभी देखो सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, मैं साथ में समझा देती हूँ आपको। देखो 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 देखो, अगर यहाँ पर सोचो जरा, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ऑल है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सम है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट बोथ है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट फ्यू है,
अगर यहाँ पर सब्जेक्ट मेनी है तो आप जो वर्ब यूज करोगे ये प्लूरल यूज करोगे, और अगर सब्जेक्ट यहाँ पर वन है, ईच है, एनी है, मच है, तो आप जो वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर यूज करो। हाँ जी, वन इसके साथ आइदर है, आइदर आइदर भी सिंगुलर होता है, और नाइदर है तो आप वर्ब क्या यूज करोगे, सिंगुलर यूज करोगे। कब, ये सब्जेक्ट अगर ये है तो प्लूरल, ये सब्जेक्ट अगर ये है तो सिंगुलर। यहाँ पर मैंने जो समझाया इसमें ये सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। तो आई कैन जस्ट क्विकली आस्क योर क्वेश्चन, ऐसा मुझे लगता है, अगर ये कैटेगरी आपको समझ गई है तो। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, समझे ना। हाँ ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जवाब दीजिएगा। चलो पहले तो एकदम इजी वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में 2-3 क्वेश्चंस में जरा डिफिकल्ट पूछूंगी आप लोगों से। वन ऑफ द गर्ल्स फिल इन द ब्लैंक माइक, कौन सा आएगा जवाब, क्या आएगा। चलो अभी यहाँ नहीं गड़बड़ करनी है, ठीक है, सोच समझ कर जवाब दो। ठीक है, ओके। वन ऑफ द गर्ल्स नो माइक, ओके वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। क्या जवाब आ रहा है ना, क्या जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा। पल्लवी, बहुत ही बढ़िया, चलो ठीक है, चेंज कर लिया। ओके, और किसने जवाब दिया है, वन। हाँ जी, अंकुश, श्रद्धा चौहान, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यही दिन देखने के लिए मैंने आपको इतने सारे सेशंस पढ़वाए हैं, अभी तक कराए हैं, यही दिन दिखाओगे आप लोग मुझे आज। वेरी डिसअपॉइंटेड, हार्ट शेप और भेज रहे हो, बताओ क्या ही करे। वेरी बैड, वेरी बैड। अभी मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, सब्जेक्ट डिसाइड करता है ना वो। सब्जेक्ट मुझे एक बता दो आप, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अरे भैया जवाब दोगे, या बस अभी शांति बैठना है आप लोगों को, है ना, सो गए क्या। चलो जागो नींद से, अगर सो गए हो तो जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, इतना धीरे धीरे तो भाई कछुआ भी नहीं चलेगा, कछुआ अभी तक जवाब दे देता। सिंगुलर है ना, फिर वर्ब क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, वर्ब सिंगुलर यूज करोगे। वन ये सिंगुलर होता है, राइट, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। आपने नो जवाब दिया तो कैसे दिया, दिया ही कैसे, इसका जवाब बता दो मुझे।
श्रद्धा, राइट, सिंगुलर। तो नो वाले बच्चे गलत है, और आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, एक बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, टू नो हम नहीं यूज करते कहीं पर भी, मैंने सिखाया नहीं आपको टू नो यूज करो आप। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, नोज। फोर्थ में तो स्पेलिंग एरर दिया हुआ है, नोज का स्पेलिंग ऐसा होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका डेफिनेटली जवाब आएगा। वन ऑप्शन वाले बच्चों ने मुझे का जवाब देना कि बेटा आप लोगों ने खाना खाया, खाना खाया ना, नींद आ रही है ना आपको, पक्का बताओ सच में। ऐसा नहीं करो यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर में अगर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको समझाते वक्त कुछ नहीं समझ आ रहा है तो पूछो, पूछो। बट अगर मतलब मुझे एक बात बताइए कि जैसे अगर समझाते वक्त समझ आ रहा है, क्वेश्चंस के वक्त तो नहीं गलत होना चाहिए ना आंसर्स, ऐसे कॉमन मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ना आप लोगों से। ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है तो तब मैं नहीं डांटूंगी आप लोगों को, बट ऐसे क्वेश्चंस में कैसे क्या आप गलत कर सकते हो यार, मतलब वेरी डिसअपॉइंट। चलो अभी नहीं गलत करेंगे, ठीक है। ईच ऑफ द हाउसेस इन द लोकेलिटी फिल इन द ब्लैंक इक्विप्ड विथ सोलर पैनल। चलो जल्दी जल्दी। चलो दिया जवाब। अभी अभी जवाब आएगा आपका इज, आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, और हैव बीन नहीं आएगा। हैव बीन भी प्लूरल है, वर भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, और योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलो अभी कैसे जवाब आया ना, मतलब एक डांट बहुत जरूरी है, वो मुझे अभी समझ आ रहा है, ये अपने क्लास में बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। चलो मुझे अच्छा किया आप लोगों ने बता दिया, हिंट्स दी कि मैम आप हमें डांटो, तब फिर हम लोगों को जाकर मजा आएगा, फिर हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा था। अच्छा ठीक है, चल करते हैं, वैसे ही करते हैं, ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया, हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स आर वेल क्वालिफाइड, नाइदर ऑफ दोज चॉइसेस वर अट्रैक्टिव, माय फैमिली आर। अब ये मैं बाद में समझाती हूँ, कलेक्टिव नाउन वाला, ठीक है। चलो अभी मैं एक रूल लेने वाली हूँ, वो रूल पे ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करते हैं। एक रूल है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, एक स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। देखो कलेक्टिव नाउन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है या सिंगुलर, तो कलेक्टिव नाउन ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। फिर अभी ये तो ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जो पर्टिकुलर नाउन प्लूरल सिंगुलर दोनों होते हैं वो। तो जो कलेक्टिव नाउन है ये प्लूरल सिंगुलर कब होंगे, देखो जब कलेक्टिव नाउन के ग्रुप की बात की जाएगी, ग्रुप में बात की जाएगी, तब वो सिंगुलर होता है, बट जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की बात की जाएगी तब वो प्लूरल। जैसे अगर मैं कहूं द टीम इज अवॉर्डेड अवॉर्डेड विथ 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 ग्रेट ग्रेट विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बड़े
मोटे पैसे के साथ टीम को अवार्ड किया गया। तो यहां पर मैं टीम की बात कर रही हूँ, टीम की बात कर ली, वर्ब यहां सिंगुलर आया। ठीक है, अब ध्यान में रखो, मैंने अगर कहा द टीम fill in the blank या टीम आर गुड द टीम आर एक्टिव मेंबर्स। अब मुझे कहोगे आप कि मैम ये तो आपने गलत कह दिया, यहाँ पर आप टीम मत कहो, यहाँ पर टीम मेंबर्स कहो। तो बेटा द टीम मेंबर्स भी मैं कह सकती हूँ, मैं कह दी हूँ कि द टीम मेंबर्स आर एक्टिव। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स इस तरह से लिखे। अब जब वो स्टेटमेंट ऐसा होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको लगता है टीम मेंबर्स की बात हो रही है, प्लूरल कर दिया जाए। बट जब ऐसी बात होती है ना, द टीम आर एक्टिव मेंबर्स, तो फिर हम लोगों को थोड़ा गलत लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं, ये सही होता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी कलेक्टिव नाउन लिखते हैं और फिर बाद में बताते हैं कि कलेक्टिव नाउन के लोगों की बात हो रही है। जैसे एक परिवार है, परिवार में 4 सदस्य है, छोटा परिवार है, इंडिया का करंट वाला परिवार, 4 पीपल दिए है। अब मैं जब लोगों की बात करूंगी उस परिवार के, तो वो प्लूरल बन जाएंगे, और मैं सिर्फ उस परिवार को बोलूंगी तो वो सिंगुलर होगा। जब परिवार की बात करूंगी तो सिंगुलर होगा। तो ये एक डिफरेंस होता है, इसकी बात ध्यान में रखिएगा बेटा। कलेक्टिव नाउन या प्लूरल सिंगुलर दोनों होते हैं। जब वो ग्रुप में नाम आएगा उनका तो वो सिंगुलर होंगे, और जब उनके मेंबर्स की बात की जाएगी तो वो प्लूरल होंगे। और एक और पॉइंट ध्यान में रखिए, जब कलेक्टिव नाउन के डिवीजन की बात की जाती है या तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, तब कलेक्टिव नाउन ये हमेशा प्लूरल होते हैं। मतलब ये एक रूल है जो ध्यान में रखिएगा, कलेक्टिव नाउन का जब डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फिर उस वक्त वो प्लूरल किए जाते हैं। ठीक है, हाँ। जैसे अगर मैंने कहा द टीम आर डिवाइडेड, तो फिर वहां पर वो क्या होगा, द टीम आर डिवाइडेड, इज डिवाइडेड नहीं, इनटू 4 ग्रुप्स, 4 संघों में इनको डिवाइड किया गया। तो समझ रहे हैं आप, समझे? जो आप डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे कलेक्टिव के, या फिर उनके मेंबर्स की बात करोगे तो प्लूरल होंगे। बट जब आप किसी भी कलेक्टिव नाउन के सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे हो, उनके ही ग्रुप की बात कर रहे हो, तो वो हमेशा प्लूरल होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हुआ? चलो जवाब दे दो, जल्दी जल्दी जवाब देनी है। ठीक है, जवाब आया नहीं है अभी तक, तो क्या मैं रुक दूं? इसमें ही तो हमारे 10 मिनट जाते हैं ना रोज। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप जवाब मत दो, मैं कंटिन्यू करती हूँ। चलो आगे बात कर रहे हैं हम, आगे बात कर रहे हैं डेफिनेट अमाउंट की। जब कभी भी एक डेफिनेट अमाउंट, जब कभी भी एक डेफिनेट नंबर, जब कभी भी एक डेफिनेट यूनिट दिया हो, यूनाइट नहीं, यूनिट दिया हो, तो उसके लिए जो वर्ब यूज होगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे मैं कहूंगी 15, मैं कहूंगी 15,000 इज सेंट टू यू। तो मैं जब कहूंगी कि 15,000 इज सेंट टू यू, तो आर नहीं लिखूंगी, बट 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 अगर इनके बाद, मतलब किसके बाद, किसी भी डेफिनेट अमाउंट, यूनिट, नंबर, यूनाइट क्यों लिख रही हूँ यार मैं, यूनिट नंबर के बाद अगर कोई भी नाउन दिया हो, जो नाउन काउंटेबल होगा, ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ब यूज करवाया जाएगा वो प्लूरल करवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा 15,000 रुपीज आर सेंट, यहां पर आर होगा, इज नहीं।
ये भी समझ लो, चलो आ रहे हैं जवाब, आ रहे हैं। ये भी समझ लो बेटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है जो समझना बड़ा जरूरी होता है। अब आप रुपीस तो काउंट कर सकते हो ना, है ना, रुपीस तो काउंट कर सकते हो, तो रुपीस यहाँ दिया हुआ है इसलिए ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर नाउन नहीं था, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेट संख्या थी, तो आप उसको हमेशा सिंगुलर लिखते हो। बट डेफिनेट संख्या के बाद अगर नाउन दिया है तो आप उसको क्या लिखोगे, प्लूरल लिखोगे। समझे? चलो ये दो बातें मुझे आप लोगों को समझानी थी, उसको रिवाइज करोगे बढ़िया से तो सब समझ आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिखाती हूँ, देखिएगा। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में फिर आइदर ऑफ ईच ऑफ भी आता है और काउंटेबल भी आ रहा है, तो चलो दे दो, जवाब दे दो, जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेना है, आपके पास ज्यादा समय होगा ही नहीं एग्जाम में, तो फिर यहाँ पर भी आप वही आदत लगाने की कोशिश करिए खुद को। ठीक है, ओके, आप जो जवाब दे रहे हो वो देखो, ऑप्शन नंबर 3 है क्या, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स आर वेल क्वालिफाइड, दिस इज रॉन्ग। जब भी सेंटेंस की शुरुआत ईच ऑफ से पहले जो होगा वही सब्जेक्ट है। नाइदर ऑफ दोस, नाइदर इज ऑल्सो सिंगुलर, सिंगुलर है इसलिए वो भी यहाँ पर वर नहीं आएगा, ठीक है। देखो, माई फैमिली आर पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग पीपल, सी ऑप्शन यूर राइट। आपको पूछा गया है इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट, एब्सोल्युटली 3 इज योर राइट आंसर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पवन पटेल, आप कह रहे हो ए एंड सी, नहीं पवन, ए एंड बी गलत है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में बेटा, शुभम यादव आपने गलत कर दिया। थर्ड ऑप्शन में बेटा यहाँ पर लोगों की बात हो रही है, फैमिली में रहने वाले लोगों की, तो यहाँ फैमिली का डिस्क्रिप्शन नहीं है, फैमिली मेंबर्स का डिस्क्रिप्शन है। जब फैमिली मेंबर्स का डिस्क्रिप्शन होगा तो इट कुड बी इट इज रिटन इन प्लूरल फॉर्म, इसको प्लूरल में लिखा जाएगा और भी उसके लिए वर्ब हम प्लूरल यूज करेंगे। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। चलो बढ़िया, यहां तक बिल्कुल सब समझ आ रहा है। अब यहाँ पर ना मैंने सारी चीजें लिख दे दी है, लिख कर दे दी है मैंने। अब आपको एक रूल बताना है, वो रूल समझिए। ईच अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, बट कभी कभी ईच सब्जेक्ट के बाद लिखा होता है। देखो, अगर मैं कहूं कि ईच फ्रेंड इज बिजी राइट नाउ, मतलब हर एक दोस्त बिजी है, ठीक है।
बट अगर मैंने लिखा फ्रेंड्स ईच, तो अभी सिंगुलर नहीं, आर होगा, प्लूरल होगा। मतलब रूल कहता है अगर ईच आपने प्लूरल नाउन के बाद लिखा तो आपको वर्ब प्लूरल ही लिखना होगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल ही है। जैसे वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, तो देखो ईच अगर पहले होता तो ये रूल नहीं लग रहा होता, ईच अब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ये ईच हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाएगा। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच ए वर्ड आपको दिखता है तो वो प्लूरल है, और वहां पर वर्ब भी उसका प्लूरल यूज करवाया जाएगा। ठीक है, वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। जैसे दे ईच ऑफर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन द प्रपोजल, वी ईच प्ले अ क्रूशियल रोल, दे ईच हैव एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एट द इवेंट। इजी है। थर्ड ऑप्शन ए एंड सी, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? थर्ड ऑप्शन ए एंड सी नहीं है, थर्ड ऑप्शन ए एंड बी है, मोहित। ठीक है, अब ये समझ गए आप लोग? ओके। इसके बाद देखो रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 कहता है जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है, मतलब उसको प्रोनाउन को कहते हैं हम वन, वो प्रोनाउन सेंटेंस में अपने हिसाब से यूज होगा, उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, उसके साथ प्रोनाउन कभी भी हीज नहीं होगा। वन के लिए प्रोनाउन हमेशा वंस होता है, रिफ्लेक्सिव भी इसका वन सेल्फ ही होगा, हिमसेल्फ कभी भी नहीं होगा। ये बड़ा ही इजी सा रूल है, ये आपको पता होगा शायद। अच्छा, अगला रूल हम कह रहे हैं, रूल क्या कहता है अगला? अगला रूल कहता है अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बेटा जहां पर आप इमेजिनेशन डिस्क्राइब करते हो, कुछ सेंटेंसेस में, जिनको हम हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस कहते हैं। अब ये जो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं वो होते क्या है? हाइपोथेटिकल का मीनिंग होता है बेटा इमेजिनेशन। अगर किसी सेंटेंस में एक इमेजिनेशन आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि काश मेरे पास घर होता, काश मैं देश की प्राइम मिनिस्टर होती, काश मैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर होती, काश मुझे पता होता कि एयर स्ट्राइक होने वाला है। तो ये काश वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो होते हैं इफ, एज दो, सपोज, इन केस, वुड दैट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिस सेंटेंसेस में इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट, ऐसे टर्म्स को यूज किया है, ऐसे फ्रेजेस को यूज किया है, तो वो सेंटेंसेस होते हैं इमेजिनरी पोजिशन वाले, मतलब जिसमें इमेजिनेशन को पोजिशन किया गया है, बताया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस का रूल ऐसा बनता है कि इन सेंटेंसेस में हमेशा आप एक ही वर्ब यूज करोगे, फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वर्ब एक ही यूज करोगे, वो है वर। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको वर्ब एक ही यूज करना है, जो है वर। दैट्स इट, दिस इज योर रूल। रूल कहता है इफ द सेंटेंस इज इन अ इमेजिनरी पोजिशन, अगर सेंटेंस इमेजिनरी पोजिशन में है तो उस सेंटेंस में आई विश, एज इफ, एज दो, जिनका मतलब होता है काश, ऐसे टर्म्स यूज होंगे। तो उस सेंटेंस में जो वर्ब आप यूज करोगे वो एक ही यूज करिएगा, फिर चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, सिंगुलर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, ग्रुप में आया हो, कलेक्टिव हो, एनीथिंग। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, हम बहुत सी बार आई वॉज अ बर्ड यूज करने कोशिश करेंगे, आई वर अ बर्ड। इफ ही वर रिच, अगर वो रिच होता, इमेजिनेशन है नहीं, वो इमेजिनेशन है, ही वुड हेल्प अदर्स। एज इफ इट वर अ ड्रीम, जैसे कि वो सपना ही था, इट वर अ ड्रीम। एज दो शी वर अ प्रोफेशनल, जैसे कि वो प्रोफेशनल ही थी, उसने काम फ्लॉलेसली किया, मतलब बिना गलती किए किया। आई विश इट वर विंटर ऑल ईयर अराउंड, काश पूरा साल विंटर ही होता। समझे? तो बेटा यहां पर जो आप वर्ब यूज कर रहे हो वो एक ही यूज कर रहे हो, वो है वर। क्यों? आपको दिख रहा है आई विश सेंटेंस में, आपको दिख रहा है एज दो सेंटेंस में, आपको दिख रहा है एज इफ सेंटेंस में, तो ये सब इमेजिनेशन बताते हैं, इसलिए आप वर्ब क्या लिखोगे, वो सब वर्ब क्या लिखोगे, सिर्फ प्लूरल लिखोगे, एज इफ, एज दो, इवन इफ, नहीं इवन इफ नहीं होता ना, आई विश, इनके साथ वर्ब जो है वो वर्ब वर होगा। ठीक है,
और अगर मॉडल ऑक्सिलरी यूज करे तो वो वुड ही होगा, वुड प्लस V1। ऐसे दो वर्ब्स ध्यान में रखिए। मतलब जब वो स्टेट बताते हैं तो वो वर यूज करेंगे, और जब वो एक्शन बताएंगे तब हम वुड यूज करेंगे। मतलब अगर मैंने कहा कि काश मैं पंछी होती, अब ये मेरी स्थिति मुझे इमेजिन करनी है कि काश मैं पंछी होती, स्थिति, तो मैंने कहा आई आई विश आई वर अ बर्ड। बट अगर मैंने कहा कि काश मैं पंछी होती तो मैं उड़कर आती, तो एक्शन को भी इमेजिन किया। अब इमेजिन किया एक्शन को, तो मैं बोलूंगी आई वुड फ्लाई, नॉट आई शुड फ्लाई। हाँ जी, देखो जी देखो, यहां तक हमने डिस्कस किया सब कुछ। अब आगे की बात है लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ इसकी। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में अगर अ लार्ज नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ ऐसे टर्म्स का यूज किया गया हो, तो वहां पर जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है। बड़ा सिंपल है। बट अगर किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ लिख गया, द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर आपने नाउन यूज किया, प्लूरल आप यूज करोगे, तो उस केस में आप वर्ब जो है वो वर्ब सिंगुलर यूज करिएगा। डिफरेंस बीइंग, जब मैं कहती हूं अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा। अब मैं अगर संख्या में बहुत ज्यादा कहती हूं तो प्लूरल हो गया, तो मैं कहूंगी अ नंबर ऑफ पीपल हैव जॉइंड अस, मतलब बहुत ज्यादा संख्या के लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, अ नंबर ऑफ। बट जब मैं कहूंगी द नंबर ऑफ, तो इसका मीनिंग होता है एक डेफिनेट संख्या। तो द नंबर ऑफ पीपल अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी फिर वहां पर सिंगुलर हो जाएगा। ये दोनों भी ध्यान में रखिएगा, ये पहला एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल बोथ आर राइट। ठीक है, जैसे देखो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, प्लूरल। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल अटेंड, अ नंबर ऑफ इश्यूज। बट यहाँ पर अगर सब कुछ जगह पे द हो जाता तो वर्ब भी यहाँ पर क्या होता, सिंगुलर हो जाता। ठीक है, सिंपल है, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो आप लोगों को पता है कि भाई काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब देखो ऑल ये वर्ड ऐसा होता है जो कि काउंटेबल के लिए भी यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो मैटर नहीं करता है, अगर ऑल काउंटेबल के लिए यूज हो रहा है तो प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल के लिए यूज हो रहा है तो सिंगुलर होगा। जैसे सोचो, ऑल बहुत सी बार हम यूज करते हैं, जैसे दो एग्जांपल्स आपके पास मैंने यूज किया, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अभी स्टेटमेंट में मैं ना सिचुएशन की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो अच्छे से खत्म होगा वही सही है, सिचुएशन। अब सिचुएशन तो होती है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए ऑल यूज हुआ तो सिंगुलर है। अब यहाँ देखो ऑल आर वेल एट होम, घर पे सब सही है, सब मतलब सब लोग, तो यहाँ आप डायरेक्टली नहीं बता रहे हो, बट यहाँ पर मीनिंग आपका लोगों का है। अब लोग काउंटेबल होते हैं इसलिए प्लूरल बन गए, समझे? तो बेटा ऑल कैन बी यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल एंड फॉर काउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल के साथ है तो सिंगुलर आ जाएगा, काउंटेबल के साथ है तो प्लूरल आ जाएगा। बड़े इजी इजी रूल्स है। अभी हो गया फिर हमारा सब्जेक्ट और अग्रीमेंट, यहां पर हम खत्म करते हैं। अभी ये रूल कौन से बच रहे हैं, देखो मैंने आपको नाउन इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स करवाए थे, वो याद करो। 5 रूल्स मैंने करवाए थे। कुछ रूल्स ऐसे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनको आप प्लूरल कभी नहीं कर सकते हो। जैसे फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, डस्ट, डर्ट, न्यूज, स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमने पढ़ा है, तो बस आप इसको रिवाइज कर लेना। ये रूल यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे हमने ये भी डिस्कस किया था कि सीजर्स, पजामाज, पाउंड्स, थोंग्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, ये सारे वर्ड्स प्लूरल होते हैं, इनके लिए वर्ब हमेशा प्लूरल लगा दीजिएगा, राइट?
पुलिस भी प्लूरल होता है, कैटल भी प्लूरल होती है। फिर हमने देखा था कि न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन दिखते प्लूरल हैं बट होते क्या है, ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं। हाँ जी, ठीक है। मैंने आपसे रिलेटिव प्रोनाउन करवाए थे, हमने रिलेटिव प्रोनाउन किए थे, पूरे किए थे क्या? जवाब देना जरा। चलो एक रूल कर लेते हैं, फिर हम सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, देखो रूल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रूल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है बेटा, ये देखो, जब भी when relative pronoun is used in this sentence, ठीक है, तब क्या होगा, तब the subject before relative pronoun decides the verb after it। माने जब भी कोई भी सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लगा हो तो उसी के हिसाब से वर्ब को आप चेंज करोगे। जैसे मैं कहूंगी राम इज द बॉय हु fill in the blank who टॉपर। तो या मैं इज लिखो या आर लिखो, तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जिस भी सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा उसी के हिसाब से वर्ब को डिसाइड करेगा। जैसे यहां पर इज आ जाएगा। अगर मैंने लिखा दैट वाज आई हु सॉरी इट इज आई हु fill in the blank to blame। तो यहां पर फिर आई को हम प्रेजेंट में क्या सपोर्टिव वर्ब लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो यहां पर एम आ जाएगा। तो ये वाला रूल है बेटा। पीपीटी तो मिल जाएगा आपको, पीपीटी तो मिल जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो रूल क्या कहता है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को वही सब्जेक्ट डिसाइड करेगा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का वर्ब क्या होगा। अब ये जो वर्ब है ये वर्ब सिंगुलर क्यों है, यहाँ पर बॉय है, यहाँ पर अगर बॉयज होता या राम के जगह अगर प्लूरल नाम होते तो हमने वर्ब प्लूरल यूज किया होता। यहाँ पर अगर यू होता तो आर होता, ही होता तो शी, ही होता तो इज होता, शी होता तो इज होता, इट होता तो इज होता, दे होता तो आर होता, बट आई है इसलिए यहाँ पर एम यूज हो रहा है। समझे मेरी बात आप? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये रूल। और इसी रूल को थोड़ा सा मैं घुमा फिरा कर समझाती हूँ। अगर 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 बट इसी रूल को मैं अलग से और समझाती हूँ। इस रूल में एक और है, बट इफ one of the is used so प्लूरल वर्ब यूज होगा। मतलब अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको सेंटेंस में वन ऑफ द दिखता है तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। जैसे अगर एग्जाम्पल है राम इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आपको क्या सोचना है, अच्छा ठीक है, मुझे अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है उसमें अगर वन ऑफ द दिखता है तो मुझे वर्ब चाहे कुछ भी हो, वर्ब मुझे प्लूरल लगाना है। मैं कहूंगी हु आर पार्टिसिपेटेड, हु हैव पार्टिसिपेटेड, या फिर हु आर टॉपर है, उस थोड़ा सिमिलर करने की कोशिश करें। तो शायद ये रूल्स आप लोगों को समझ आए, और अगर नहीं समझ आए तो मैं कल के क्वेश्चंस, जो कल का जो सेशन होगा उसमें सारे क्वेश्चंस ले लूंगी, तो आप लोगों को शायद ये सारी चीजें समझ आ जाए। ओके, तो वी आर डन विद द चैप्टर नाउ। अभी मैं क्वेश्चंस तो नहीं ले पाई बिकॉज सारे क्वेश्चंस लेने के लिए समय लगता है और इतना समय हमारे पास होना भी चाहिए।
बट आई कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस। चलो देखो कहाँ गया है। A number of passengers fill in the blank injured in the accident that occurred last night. क्या आएगा? Was injured, is injured, are injured या were injured? चलो दे दो जवाब। अभी हम सेशन खत्म कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन से एंड करेंगे। तो यहाँ दिया है अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ आ जाए तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। वर्ब प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब लिखने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। अ नंबर ऑफ पैसेंजर्स फिल इन द ब्लैंक इंजर्ड दैट ऑकर्ड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा डी ऑप्शन। डी नहीं बेटा, वॉज कैसे आएगा? आपको लग रहा है समय जा रहा है, बहुत लंबा सेशन चल गया। अरे बेटा समय जा रहा है, लंबा सेशन चल गया, बट क्यों चल रहा है ये भी तो देखो ना। टॉपिक उतना जरूरी है, टॉपिक उतना ही प्रोमिनेंट है, इसीलिए आप वॉज जवाब कैसे क्या दोगे? मैंने अभी आपसे, बहुत सिंपल बात है, समझने में बहुत डिफिकल्ट है ये, कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में अ नंबर ऑफ दिख जाए तो आपको प्लूरल वर्ब लेनी है। ये दिखाता है लैक ऑफ फोकस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और जो कि सच में मैं आप लोगों को कहती हूँ, अगर आप सच में फोकस नहीं हो या फोकस रहना नहीं है आप लोगों को, तो इंग्लिश में बहुत इश्यूज हो सकते हैं। 50 क्वेश्चंस डील करना ये मजाक बात नहीं है। वो 25 मार्क के लिए हो या 50 मार्क के लिए हो, आप इंग्लिश को स्किप भी तो नहीं कर सकते हो ना। सो अ नंबर ऑफ पैसेंजर्स, अ नंबर ऑफ दिख जाए आपको, अ नंबर ऑफ दिख जाए, समझ लेना प्लूरल है। द नंबर ऑफ दिख जाए, समझ लेना सिंगुलर है। अमाउंट ऑफ दिख जाए, द अमाउंट या अ अमाउंट दिख जाए आपको, द लार्ज अमाउंट या अ अमाउंट आपको दिख जाए, एन अमाउंट आपको दिख जाए, या फिर लार्ज अमाउंट आपको दिख जाए, तो आप इसको सिंगुलर समझना। ये अमाउंट करवाया या नहीं करवाया पता नहीं, बट दिया हुआ है थ्योरी। शायद आपको समझ आ रही है मेरी बातें, जो मैं समझाने की कोशिश यहां कर रही हूं। ठीक है, देखो अभी मैं कल क्वेश्चंस पूछूंगी, अभी नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि आप लोग एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो। समरी आज के सेशन का क्या है? समरी आज के सेशन का ये है कि आज के सेशन में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस चैप्टर के सारे रूल्स देखे। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क वुड बी द सेम। मैंने कल पिछले सेशन में भी होमवर्क लिख के दिया था, आज भी होमवर्क लिख के दे रही हूं। आपका होमवर्क होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को रिवाइज करके आना है, प्रैक्टिस करके आना है, प्लीज नोट मैं कल क्वेश्चंस पूछूंगी। कैसा लिखते हैं? छ कैसे लिखते हैं? जान दो इंग्लिश। आई विल आस्क क्वेश्चंस, मैं कल क्वेश्चंस पूछूंगी। तो पूछूंगी को इंग्लिश में लिखेंगे, अभी बताओ क्या हालत हो गई है हमारी।
हिंदी कितना वीक हो चुका है हमारा, नहीं? ठीक है, यहाँ लिख कर दिया है। अभी ये अगर गलती हुई तो बेटा देखो, अभी मैं आपको एक कहते बढ़िया सा पनिशमेंट दूंगी, जिसमें इतना ज्यादा होमवर्क देने वाली हूँ कि वो आपको एक दिन में करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया तो फिर उस दिन क्लास कैंसिल। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखिए आप अपना, बहुत अच्छे से इस चैप्टर पे ध्यान रखिए, बहुत जरूरी चैप्टर है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, जय हिंद।